Thank you so much, Shivam ji, for giving this opportunity. And it is a wonderful topic. I hope my opinions will definitely reach to you and your viewers. Thank you so much. Thank you so much. ठीक कहा आपने शिवम जी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, मेडिकल प्रोफेशन की एक अपनी लैंग्वेज होती है, लीगल प्रोफेशन की एक अपनी लैंग्वेज होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कई बार हमें समझ नहीं आता। और आपके सवाल पर आते हैं कि सीनियर एक्टिविस्ट लॉयर प्रशांत भूषण जी को ऑन दी 14th अगस्त 14 अगस्त को 3 जज बेंच जो जस्टिस माय लॉर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा जी हेड कर रहे थे, उन्होंने उनको उनके दो ट्वीट्स के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी पाया। मैं उन 2 ट्वीट्स के बारे में आपको बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वो 2 ट्वीट्स मैं आपको बहुत छोटे में बता दूंगा कि वो क्या थे। वो 2 ट्वीट्स जिनके लिए उनको गिल्टी पाया गया वो थे रोल ऑफ लास्ट। जो फर्स्ट ट्वीट उनका था वो रोल ऑफ लास्ट 4 चीफ जस्टिस पे उन्होंने बात की थी, और दूसरा जो उनका ट्वीट था वो था अबाउट द करंट सीजीआई। he was riding the expensive motorbike. He was riding an expensive motorbike. तो इन दोनों इश्यूज, इन दोनों ट्वीट्स के लिए एक्टिविस्ट एंड लॉयर प्रशांत भूषण जी को गिल्टी पाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी रिसर्च बिल्कुल सही डायरेक्शन में। मैंने अभी कहा कि पहला जो उनका स्टेटमेंट था अबाउट द रोल ऑफ लास्ट 4 चीफ जस्टिस, उस पर भी उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी पाया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। श्योर। मैं आपको बताता हूं जो आर्ग्यूमेंट बेसिकली जो इस केस को अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा अभी भी आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में इसको हिस्टोरिक बताया। क्यों ये हिस्टोरिक है? अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ये क्यों हिस्टोरिक है बेसिकली। जैसे आप जी 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 जैसा कि अभी आपका ये टॉपिक भी कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने क्या कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। पर डिबेट ये है कि अगर कोई एक्टिविस्ट या कोई लॉयर अगर कोर्ट के बारे में या कोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में कुछ कह देता है तो क्या उसको वो अधिकार नहीं है? इसीलिए ये और जो आर्ग्यूमेंट्स सीनियर लॉयर्स का जिनका आपने जिक्र किया, जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दी, वो आर्ग्यूमेंट्स भी यही थी कि प्रशांत भूषण जी ने ये बातें जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कही। आगे की डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि पिछली जजमेंट क्या कहती हैं। और भी चीज कहा गया कि ये चीज जो लिखी गई वो रिटन आउट ऑफ एंग्विश लिखी गई है। ये वर्ड आप जगह जगह पढ़ेंगे, रिटन आउट ऑफ एंग्विश। अगर इसको हिंदी में और सरल भाषा में समझे कि अगर कोई गुस्से में आकर के कोई कुछ लिख देता है तो वो कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत नहीं पाया जाता, उसको गिल्टी नहीं पाया जाएगा। पर कोर्ट ने इन आर्गुमेंट्स को नहीं मानते हुए अपने फैसले में कहा कि जो ये क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, इस वजह से क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी को स्टेक पर ला दिया गया प्रशांत भूषण जी की इन वर्डिंग्स की वजह से, जिसके लिए उनको गिल्टी पाया गया। और उनके लॉयर्स की जो आर्ग्यूमेंट्स थी कि उन्होंने वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिखा, वो जस्टिस को हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो जुडिशरी पर सवाल नहीं उठा रहे थे, वगैरह वगैरह चीजों को ठीक नहीं पाया कोर्ट ने और अपना डिसीजन प्रशांत भूषण जी के खिलाफ दिया। देखिए, जिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बड़ा लॉ है, एक काफी बड़ा कानून है। हम इसके डीप में ना जाकर के जिस प्रोविजन पर बेसिकली ये डिस्कशन छिड़ी हुई है वो प्रोविजन में थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहूंगा। वो है 2C। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, पढ़ने के बाद उसको सरल भाषा में बताने का भी प्रयास मैं करूंगा। 2C जो कहता है, 2C अगर आप पढ़ेंगे, 2C जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का, शिवम जी वो कहता है मीन्स एनी, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में जो प्रोविजन कहता है वो पढ़ देता हूं, उसके बाद तो सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। मीन्स एनी पब्लिकेशन, कोई ऐसी पब्लिकेशन which scandalize or tends to scandalize or tends to lower, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, किसी कोर्ट की अथॉरिटी को डाउन करे कोई बात, या फिर प्रिजुडिस करे और इंटरफेयर और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग को वो हर्ट करे
और ऑब्स्ट्रक्ट और टेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो प्रशांत भूषण जी के केस में भी कही, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे उन्होंने कहा, एक उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं जो कई बार छूट जाती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट लॉकडाउन में है। जब सीजीआई के लिए उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि सीजीआई बड़ी एक्सपेंसिव बाइक चला रहे हैं एंड कोर्ट को लॉकडाउन करके ऐसी कुछ बात उनके द्वारा कही गई। तो कोर्ट ने कहा कि मार्च 23, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है, मार्च 23 से लेकर अगस्त 4, जब कोरोना वायरस क्राइसिस के चलते देश को लॉकडाउन में जाना पड़ा टू चेक द स्प्रेड ऑफ वायरस, तो मार्च 23 से लेकर मार्च 4 के बीच में कोर्ट ने 879 हियरिंग्स एंड और 12 अराउंड 12,748 मैटर्स को सुना। इसमें खुद प्रशांत भूषण जी पेश भी हुए एज अ लिटिगेंट भी, और उनकी कोई एफआईआर थी वो उसमें भी पेश हुए। पर उन्होंने कहा कि कोर्ट लॉकडाउन में है, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्शन की तरह देखा, और उन्होंने कहा नहीं, कोर्ट लॉकडाउन में नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बेसिकली हर्ट किया जा रहा है, और उनको गिल्टी कोर्ट ने ठहराया। जी, मैं देखिए अपना ओपिनियन, जब कोर्ट की जजमेंट आ गई है तो मैं देना बेहतर नहीं समझूंगा। मैं कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपको जरूर बता सकता हूँ। जैसे अभी अभी हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे अभी कहा गया कि रोल ऑफ, उन्होंने कहा कि जो पिछले 4 सीजीआई के जो आपने कहा कि उन्होंने उनकी वर्किंग, उनके मॉडस ऑपरेंडी पे सवाल उठाए, और कोर्ट ने कहा कि उन 4 सीजीआई का भी अपना एक रोल है। इवन एक हर सीजीआई का, देखिए हर किसी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, हर किसी का कुछ अच्छा पार्ट और कुछ बुरा पार्ट काम का होता है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल ये मैटर करता है। पर कोर्ट का ये मानना था कि ऐसा कहना, वो भी ऐसे सीनियर लॉयर जो लॉ समझता है, ये उनका कोर्ट का मानना था कि ऐसा कहना पब्लिक की नजरों में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को डाउन कर देगा, और जजेस के एक जो इथिक बना हुआ है उसको डाउन कर देगा, और ये कंटेम्प्ट के तहत आता है। पर ये कंट्रोवर्शियल इशू है जो पूरा देश, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, वो कहते हैं नहीं, राइट टू फ्रीडम। मैं भी आपको आगे की डिस्कशन में बताऊंगा कि फॉरेन प्रेसिडेंट्स क्या कहते हैं, अमेरिका में क्या इसके लिए कहा जाता है, इंग्लैंड कैसे इसको डील कर रहा है, वो भी हम आगे की डिस्कशन में अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। अभी एक पिटीशन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, जिसमें पिटिशनर खुद प्रशांत भूषण थे, अरुण शौरी साहब थे, एन राम साहब थे, पर उस पिटीशन को वापसी ले लिया गया। वो एक लीगल इश्यूज हैं, दूसरे लीगल इश्यूज हैं। और जहां तक आपने मुझसे मेरे पर्सनल ओपिनियन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे पूछे, मैं आपको एक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो फिर आपके व्यूअर्स और आप मिलकर इसको तय कर सकते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस पर तय करके बताएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है शिवम जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हम सभी जानते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने का अधिकार। आप मीडिया के बंधु भी इसी राइट के तहत अपना काम कर रहे हैं, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी के अंदर है, जो 19(1) सब क्लॉज ए में है। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जहां पर आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारा देश डिसेंट इज डेमोक्रेसी पे चलता है। डिसेंट की डेमोक्रेसी है हमारे देश की ब्यूटी। आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट उठा करके देख लीजिए, आज भी हमारे देश के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर रही है। जो हमारे संविधान में, जो संविधान निर्माताओं ने जो डिबेट की, जिसे आज हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट कहा जाता है, जहां लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट किया, वेरिड ओपिनियंस लेकर के आए, उनको आज भी हिस्टोरिक कहा जाता है। तो लोगों का ये कुछ लोगों का ये मानना है, मैं दोनों पक्ष आपको बताता हूँ, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर कोई लॉयर या कोई भी इंसान अगर सीजीआई या फिर कोर्ट के किसी भी फंक्शनिंग पे सवाल उठा रहा है, तो एज अ कॉमन सिटीजन उसको ये अधिकार है उठाने का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, या फिर जैसे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आपके लिए पढ़ दूं कि वेरी फाउंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, कि जो ट्वीट थे या ये जो बातें थी, ये वेरी फाउंडेशन ऑफ द जुडिशरी को हर्ट कर रहा है। आपको बता दूं कि 2001 में भी प्रशांत भूषण जी के ऊपर एक कंटेम्प्ट का केस चला था, जिस पर कि कोर्ट ने उसको ड्रॉप कर दिया था। उसके निम्नलिखित कारण है, उसकी मैं अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप इंग्लिश लॉ पढ़ेंगे, इंग्लिश लॉ का मतलब इंग्लिश लॉ पढ़ेंगे, या फिर आप देखेंगे कि
फॉरेन प्रेसिडेंट क्या है कंटेम्प्ट को लेकर के। मैं एक छोटी सी बात आपके पत्रकार बंधुओं के लिए भी वो कामदार बात है, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, जब 1987 में एक बड़ा फेमस केस हुआ, उसका नाम था स्पाई कैचर, एक जजमेंट आई, स्पाई कैचर जजमेंट। स्पाई कैचर जजमेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में दी गई है जजमेंट। उसमें डेली मिरर एक बहुत बड़ा अखबार है, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप जानते होंगे, डेली मिरर एक बहुत बड़ा अखबार है। डेली मिरर ने उन 3 जजेस जिन्होंने वो जजमेंट दी थी, उन तीनों की फोटो को लगा कर अखबार में लिखा द ओल्ड फूल, द ओल्ड फूल जी। पर वहां के जो जस्टिस थे, मैं उनका भी मैं नाम पढ़ देता हूं आपके लिए। जो जो वहां के लॉर्ड थे, लॉर्ड टेम्पलन, उन्होंने लिखा, बेसिकली उन्होंने कहा कि ये मेरी कैपेसिटी, ये मेरे लिए मेरी जो डिसेंट, मेरी जो निंदा की गई है, मैं नहीं मानता कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का पार्ट है। तो वहां पर इतना हाई ग्रेड होकर के उस चीज को देखा गया। पर इन कॉन्ट्राडिक्टरी, अब जैसे कि आप देखिए, चार जो हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा, उसमें भी क्या वो इस हिसाब से क्या वो कंटेम्प्ट नहीं थी? क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कहा गया कि अथॉरिटी को डाउन करने का प्रयास किया गया, कोर्ट की बहुत सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में लाया गया, जो लाया जाना चाहिए था, नहीं लाया जाना चाहिए था। मैं उसके पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलूंगा, लेकिन उस हिसाब से तो फिर अगर ये इस हिसाब से लॉ तो सबको एक समान देखता है। अगर आप कहें कि जजेस के लिए लॉ अलग है तो वो ठीक नहीं है, और किसी कॉमन लॉयर एक्टिविस्ट के लिए अलग है, तो वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो ये बड़ी डिबेट बन गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और आपका चैनल बढ़िया काम कर रहा है कि ऐसे मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि क्या ये जो आपने बीच में मुद्दा उठाया था, मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करना चाहूँगा, कि जैसे हम लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और उसमें हमारे ऊपर किसी तरह कंटेम्प्ट का केस नहीं लगता, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज़ करते वक्त, लेकिन जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करने में जो बाधा है, ये क्या किसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी को मतलब परेशानी पहुंचाता है? देखिए, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें शिवम जी पूछेंगे, तो कोर्ट को इसमें एक फाइन लाइन, अगर आप एज ए लॉयर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, तो कोर्ट ने किया भी है। मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक दो जजमेंट्स पढ़ देता हूँ। ब्रह्म प्रकाश शर्मा, बड़ी लीडिंग जजमेंट है, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर इसको बड़ी साधारण लैंग्वेज में लिखी हुई जजमेंट है, ब्रह्म प्रकाश शर्मा की 1953 की जजमेंट है। जिसमें कोर्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की कि अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में किसी जज की बुराई कर रहा है, पर्सनल कैपेसिटी आप समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं इसको भी इलैबोरेट करूं। पर्सनल कैपेसिटी, अगर आप मान लीजिए कि आप एक जज के रूप में वहां पर विराजमान होकर जस्टिस डिलीवरी का एक नेक काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि शिवम जी जो है हमारे, शिवम जी खराब है, शिवम जी में ये कमियां हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ऐसा इस केस में बताने की कोशिश की गई। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि शिवम जी की जजमेंट खराब है, शिवम जी के साथ ही जो जजमेंट दे रहे हैं देश को डाउन कर रहे हैं, तो ये कोर्ट कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन ये थिन लाइन, इसे कहा जाएगा थिन लाइन। देखिए, मैंने कहा शिवम जी खराब है, और शिवम जी का केस जो है ना, जजमेंट देने का तरीका खराब है, जजमेंट ने ये राइट, वो थिन लाइन कभी कभी जब पार हो जाती है तब एक इशू बन जाता है। वो थिन लाइन जो कोर्ट को है वो डिफाइन करी भी है, और ढंग से मुझे लगता है डिफाइन करने की जरूरत आ गई है। व्यूवर्स का भी बताइए कि प्रशांत भूषण के केस के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे फॉर्मर जस्टिसेस ने, कई सारे फॉर्मर लॉयर्स ने काफ़ी तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो कि अपोजिशन में भी हैं और सपोर्ट में भी है। अगर उनके कुछ लोगों के आप स्टेटमेंट्स हमें बता सकें कि उन लोगों का क्या कहना है दूसरे लोगों का, जैसे जस्टिस कोरियन ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो उन लोगों का क्या कहना है, अगर आप हमारे व्यूवर को बता सकें कुछ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं चाहता भी था कि इस सवाल पर आप आए। मेरे अंदर से इच्छा थी कि मैं जस्टिस कुरियन जोसेफ की बात को आपके व्यूवर्स तक पहुंचाऊं, और आपने बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कि जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अभी 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है। जस्टिस कुरियन जोसेफ बहुत ही अच्छे जज हैं, उनका अपना एक जजमेंट लिखने का तरीका, एक अपना स्टाइल है जजमेंट लिखने का। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इंट्रा कोर्ट अपील की डिमांड की है। वो कहते हैं कि थ्योरी उनकी जो एज ए लॉयर, एज ए लॉ लर्नर जो मैं समझ पाता हूँ, वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस इसमें हर्ट हो रहा है। थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि सभी को अपनी सभी को, ऑडियो अल्टरम पार्टम की बात करता है, नो पार्टी शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, कोई ऐसा ना रह जाए कि उसको अपनी बात कहने का मौका ना लगे। तो कंटेम्प्ट में शिवम जी क्या होता है, कोर्ट ने सुओ मोटो, जैसे मैं आपकी बड़ी अच्छी पिछली वीडियो भी देख रहा था, उसमें आपने बताने का प्रयास किया था कि कोर्ट ने
शियोमोटो बड़ी अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे को उससे सीखने को भी मिला। शियोमोटो प्लेजर इज ऑल माइन। शियोमोटो कॉग्निजेंस, जैसे आपने अभी जिक्र किया था उस वीडियो में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शियोमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले ली, खुद ही फैसला सुना दिया। पर इसमें जैसे आपने रिव्यू की भी बात की थी, रिव्यू अभी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील एक होनी चाहिए। कुरियन जोसेफ कहते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील अगर इसमें होगी तो कम से कम बेसिकली एक अच्छा प्रेसिडेंट, एक अच्छा उदाहरण सेट हो जाएगा, जहां पर कम से कम अपनी बात को प्रॉपरली कहने का मौका लगेगा। आप सिर्फ एक बार किसी की आपने शियोमोटो कॉग्निजेंस ली और उसको आपने उसका फैसला सुना दिया, ये कहीं पर थोड़ा सा ऐसा कुरियन जोसेफ साहब का मानना है कि वो थोड़ा सा कहीं हर्ट करता है इस चीज को। तो इंट्रा कोर्ट अपील होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मस्ट हियर भूषण केस। अगर अंग्रेजी में उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है, आपके व्यूअर्स को भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मस्ट हियर भूषण केस, उनके केस को सुना जाना चाहिए। जी, और भी एक छोटी सी बात और बता दूं आपको मैं, और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। अभी एक सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है जो प्रशांत भूषण के खिलाफ भी है। तो मैं कल देख रहा था कि एक सिग्नेचर कैंपेन मैं एक और देख रहा था तो चल रहा है जो उनके फेवर में भी है। तो दोनों तरफ से ये एक डिबेट बन गई है, लेकिन फिर वही बात, वो थिन लाइन कोर्ट को डिफाइन करनी पड़ेगी टू रीइंस्टेट द पीपल्स बिलीफ इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, एक लीगल टर्म और आया था मेरे सामने इस केस को पढ़ते वक्त, बोनाफाइड अटेम्प्ट। प्रशांत भूषण ने कहा कि दिस इज माय बोनाफाइड अटेम्प्ट। तो ज़रा आप ये हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर पाएंगे कि बोनाफाइड अटेम्प्ट क्या होता है, और इसके बारे में मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में भी इसका कुछ इसके बारे में कुछ बात है, जिसमें कुछ इस तरह का है कि वैलिड डिफेंस बाय ट्रुथ करके कुछ बात है। उसके बारे में अगर बोनाफाइड अटेम्प्ट को आप समझा सकें तो। मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूँ। आप 2006 की अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में हुआ। मैं आपको बिल्कुल वो बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 2006 में जो अमेंडमेंट हुई हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, उसमें कुछ बातें जोड़ी गई। ट्रुथ एज अ डिफेंस प्रोवाइडेड इट इज बोनाफाइड एंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। आपने पब्लिक इंटरेस्ट का भी मैं उसमें जिक्र कर देता हूँ। देखिए, बोनाफाइड तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक इसमें मैं बहुत ज्यादा लीगल वर्ड नहीं है। बोनाफाइड इज जस्ट अपोजिट ऑफ मालाफाइड। मान लीजिए किसी की इंटेंशन मालाफाइड है, मतलब वो ठीक नहीं है। बोनाफाइड मतलब विद गुड इंटेंशन। अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूं तो बोनाफाइड इज गुड इंटेंशन। अगर कोई बात, यही वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 2006 की अमेंडमेंट कहती है, अगर कोई बात विद गुड इंटेंशन कही गई है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में नहीं आएगा। लेकिन शिवम जी, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि बोनाफाइड इंटेंशन डिफाइन ही नहीं है। आपके लिए बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब दूसरा है, मेरे लिए बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब दूसरा होगा। फिर मैं वही बात, वो जो थिन लाइन है किसी की पर्सनल बुराई और जस्टिस सिस्टम की बुराई में, वो थिन लाइन को डिफाइन करने का, मुझे लगता है रीडिफाइन करने का, डिफाइन तो किया गया है कई बार। मैंने अभी केस पढ़ा, ब्रह्म प्रकाश शर्मा केस, रियली वेरी सॉरी, 1953 में आया, उसमें डिफाइन करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब रीडिफाइन करने का मुझे लगता है कि समय आ गया। तो एक बात बता दूं कि ये मैंने बोनाफाइड अटेम्प्ट की बात इसलिए छेड़ी क्योंकि प्रशांत भूषण को जब कोर्ट ने कहा कि आप अपोलोजाइज कर लेंगे तो कोर्ट जो है लीनियंट होगा आपके केस में, तो उस वक्त प्रशांत भूषण ने कहा कि इसमें अपोलोजाइज करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो उन्होंने अपनी पूरी, अब वो उनका बोनाफाइड अटेम्प्ट था, वो एक ऑनेस्ट तरीके से उस बात को बोल रहे हैं, और उसका जस्टिफिकेशन भी उन्होंने एक रिप्लाई एफिडेविट की तरह पेश किया है कोर्ट में। तो इसीलिए समझना हमारे लिए ज़रूरी था कि बोनाफाइड अटेम्प्ट क्या है, जिसके बेस पे वो कह रहे हैं कि वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार बस सिंपल सा मैं छोटा सा जवाब चाहता हूँ कि अभी तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कहाँ तक पहुँची है, ये आप ज़रा बता दें। जी, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। जैसे अभी आपने अपनी बात में जिक्र भी किया कि प्रशांत भूषण जी को रीथिंक करने के लिए कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने अगस्त 24 की एक गाइडलाइन, एक डेट भी, एक टाइमलाइन भी सेट की है, जिसमें उनसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात की गई है। पर अभी तक का जो उनका स्टैंड समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बापू को भी कोट किया, महात्मा गांधी को कोट करके उनकी भी लाइंस को, उन्होंने ट्रुथ को बल देना, वो ऐसा उनका मानना है कि वो कहते हैं कि
नो अपॉलजी की वो बात कर रहे हैं। अगर आप उनके रिसेंट स्टेटमेंट जो आज के अखबारों में कोट हो रहे हैं, नो अपॉलजी की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के उस स्टेटमेंट को, जहां पर महात्मा गांधी ने ट्रुथ के लिए खड़े रहने की बात कही है, वो उन्होंने वो नो अपॉलजी की बात कर रहे हैं। एक रिव्यू भी अब उनके सेंटेंस पर जो है सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट हैज सेड दैट वो सेंटेंस को नहीं सुनेगा जब तक कि रिव्यू जो है वो डिसाइड नहीं होता। रिव्यू पे आपने अपनी पिछली वीडियो में बात भी की थी, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा अतुल जी, कि ये जब मैं कल की हियरिंग जब सुन रहा था, तो उसमें बहुत सारी इस तरह की बातें हुई, जैसे कि एक सीनियर एडवोकेट CU सिंह, शायद मैं अगर नाम गलत नहीं बोल रहा, तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि रजिस्ट्रार ने उनकी एक वो पिटीशन होती है जिसमें कि और दूसरे जो जजेस हैं, जैसे कि कोर्ट में ये बातें हुई, कहा गया कि पुराने फॉर्मर जजेस ने भी ये बात खुद कहा है कि डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह के लोगों ने ये पिटीशन डाला कोर्ट में कि हमारे केस को भी इस केस के साथ मिला लिया जाए और एक साथ फैसला सुनाया जाए। तो ये इसको फिर रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया। तो आपका क्या मानना है कि रजिस्ट्रार के पास ये पावर है क्या कि वो इसको खारिज कर सके, या फिर कोर्ट अलग अलग इन चीज़ों को सुनेगा? तो इस तरह के रूल्स हैं, क्या रूल्स? नहीं, वो तो देखिए वो तो रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया। वो इम्पीड करना चाहते थे उस वो चार जजेस की जो अभी मैंने जिक्र भी किया आपसे। देखिए वो तो लीगल चीजें हैं कि रजिस्ट्रार खारिज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वगैरह चीजें। इसमें मुझे लगता है शबनम जी, अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चार जजेस की वो जो बात अभी आपने कही, डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट वाली, अगर लोगों का एंग्विश, लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहीं कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ना चलाते हुए किसी लॉयर एक्टिविस्ट की बात पर मैं फैजान मुस्तफा साहब का एक आर्टिकल भी कोट कर देता हूं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। बहुत अच्छे लीगल थिंकर हैं। अगर बड़े अच्छे लीगल थिंकर है। उन्होंने बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा था कि हाउ, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपके लिए, कि हाउ मेयर अ ट्वीट कैन रियली ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने लिखा था, फैजान मुस्तफा साहब वाइस चांसलर हैं हैदराबाद, वाइस चांसलर नालसर हैदराबाद के, बड़े अच्छे बहुत अच्छे लीगल थिंकर हैं। उन्होंने लिखा था कि कैसे, एक बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल पूछा था कि हाउ अ मियर ट्वीट, कैसे एक ट्वीट, क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना, हमारा लीगल सिस्टम इतना पुराना, इतना महान लीगल सिस्टम है हमारा, इतनी सारे जजमेंट्स देने के बाद क्या वो इतना फ्रेजाइल है कि मात्र एक ट्वीट से उसका ये फैजान साहब लिख रहे हैं कि क्या उसका जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खराब हो जाएगा। तो ये इशू है। अब रजिस्ट्रार ने वो कैंसिल किया नहीं किया, वो रजिस्ट्रार की पावर है, उसका विजडम है, मैं उसके अंदर तो बहुत जाना नहीं चाहूंगा। चीज़ बताइए कि एक स्टेटमेंट कल मैंने सुना, स्टेटमेंट ये था कि जस्टिस अरुण मिश्रा पूछते हैं शायद से दुष्यंत दवे जी से कि इज दिस एन डिफेंस और एन एग्रेवेशन। इस स्टेटमेंट को आप जरा समझा सकें कि ये स्टेटमेंट पूछने का उनका क्या मतलब था, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अब दोबारा से अपना सवाल पूछिए एक बार। मैं पूछता हूं कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने पूछा था जस्टिस एडवोकेट दुष्यंत दवे जी से कि ये जो आप कह रहे हैं, जब उन्होंने इस बारे में बात की कि इट इज़ माय बोनाफाइड अटेम्प्ट, तो उन्होंने पूछा कि इज दिस योर डिफेंस और एन एग्रेवेशन। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो इस स्टेटमेंट का मतलब जरा आप व्यूअर्स को समझा सकें कि मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए कई बार क्या होता है, इन्हें कहा जाता है कोर्ट टॉक्स। जब मान लीजिए माय लॉर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा जी की आपने बात की, उनकी कोर्ट में कोई भी प्रेजेंट हो रहा है, कोई भी एडवोकेट प्रेजेंट हो रहा है, तो कोर्ट टॉक्स होती है। तो उस कोर्ट टॉक का मुझे लग रहा है आप एक हिस्सा ये बता रहे हैं मुझे। उस कोर्ट टॉक का हिस्सा, जैसे आपने कहा कि आपका डिफेंस है एग्रेवेशन का मतलब आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप अपना एक एग्रेशन दिखा रहे हैं या एक डिफेंस ले रहे हैं। शायद जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने ये कहने का ही मुझे लगता है प्रयास किया होगा। बाकी ये कोर्ट टॉक्स हैं, इसके आगे की बात और पीछे की बात पता होगी तभी बेसिकली हम इसको तो जोड़ सकते हैं शिवम जी। तो ये तो कोर्ट टॉक्स हैं, पर यहाँ जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यही कह रहे हो, आप डिफेंस ले रहे हैं, एक एग्रेशन दिखा रहे हैं, बात को बढ़ा चढ़ाकर स्कूप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जनरल कोर्ट टॉक्स है बिटवीन दी person sitting on the highest authority and the advocate presenting his client. सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और इसका लास्ट क्वेश्चन पूछ के इस सेशन को एंड करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि आप अपनी तरफ से कुछ एडिशनल वैल्यूज इस सेशन में डालना चाहेंगे, कुछ एडिशनल बातें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, तो प्लीज यू हैव द स्टेज, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच शिवम जी। इसमें एक बहुत अच्छी एक बात मैं जो मिस कर गया, जो कही थी कोर्ट ने, और बहुत सारे मुझसे जो
लीगल लर्नर्स हैं मेरी तरह, वो पूछते भी हैं कि ये कोर्ट ने कहा डायरेक्टली अफॉर्ड्स द मैजेस्ट्री ऑफ लॉ। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है आम व्यूअर्स को, हमारे सिटीजन्स को, बेसिकली आम व्यूअर्स को जो लॉ से थोड़ा कम जुड़े हुए हैं। हर एक इंसान लॉ से जुड़ा हुआ है, सब लॉ समझते हैं, लेकिन एक वर्ड कहता है डायरेक्टली अफॉर्ड्स द मैजेस्ट्री ऑफ लॉ। कोर्ट ने ये कोट किया था कि डायरेक्टली अपॉइंट किया मैजेस्ट्री ऑफ लॉ को। तो ये कहना चाहता था बेसिकली कि ये ट्वीट ऐसे थे जिसने मैजेस्ट्री ऑफ लॉ को, मतलब लॉ के जो स्ट्रक्चर को, लॉ के एक इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में गिल्टी पाया गया है। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसमें कोट करने की कोशिश की है, और मैं अगर मुझसे कोई पूछता है, अगर मेरे ओपिनियंस कोई पूछता है, तो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, जब मैं उसको एज अ स्टूडेंट रीड करता हूँ। एज अ स्टूडेंट मुझे वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपके व्यूअर्स समझ पाएंगे जो लॉ से जुड़े होंगे, नहीं होंगे वो भी समझ पाएंगे, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जो आजकल एक देश में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब अगर मैं एक अक्यूज्ड हूँ, मैं किसी चीज का अक्यूज हूं, जब तक मेरी गलती, मेरा गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता, मैं तब तक इनोसेंट माना जाऊंगा। ये एक लॉ का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कहीं इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से हर्ट करता है, क्योंकि इसमें एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट मान के चलते हैं। जब कोर्ट से मोटो कॉग्निजेंस लेता है, आप समझ पा रहे होंगे शायद, इसमें एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट ही आ जाता है कि मतलब आदमी को पहले से गिल्टी बना के कोर्ट में खड़ा किया जाता है। तो जबकि एक दूसरी प्रोसीडिंग, मान लीजिए किसी ने कोई थेफ्ट कर दी, कोई चोरी कर दी, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, उसके साथ एक प्रिजम्पशन, ये माना जाएगा जब तक कि गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये क्या है, इनोसेंट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है बदल जाता है। ये एक प्रॉब्लम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में मैं देख पाता हूँ, और शायद सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास है कि उसने चीजें बहुत सी सुधारी है हमने। जी जी, मैंने पढ़ा था कहीं कि जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी, उनका भी ये मानना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है, ये डेमोक्रेसी को किसी तरह से हर्ट करता है। अगर आप थोड़ा इंसाइट दे सकें इस बात पे कि कैसे उन्हें लगता है। हाँ, मैं वेणुगोपाल जी जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल भी हैं और बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर हैं कंट्री के, उनकी आज ही की स्टेटमेंट है कि बेसिकली उन्होंने भी कहीं ये स्टेटमेंट दी है कि सभी लॉयर्स, सभी लीगल लोग ये मानते हैं, शिवम जी, मोस्ट ऑफ द लीगल लोग, मैं भी यही, अगर आप मुझे वैसे अपना पर्सनल ओपिनियन देना नहीं चाहिए, पर अगर आप मेरे से मांगते हैं पर्सनल ओपिनियन, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी शिवम जी यही है इस चीज में कि कोर्ट को इस पर रीथिंक करना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में लैकुना है, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को इसे रीथिंक करना चाहिए। लैकुना है कुछ प्रोविजंस इसके पूरे देखिए, पूरे एक्ट में लैकुना नहीं है, कुछ ऐसे प्रोविजंस इसके हैं, जब आप इनकी डीप स्टडी करेंगे, स्पेशली 2C जिससे मुद्दा छिड़ा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ लैकुना है। कोर्ट को एक इस पर रीथिंक करना चाहिए, और जरूर ऐसा होगा। हाँ जी, मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ बता दूं कि ऐसा सिर्फ एडवोकेट अतुल जी ही नहीं, काफ़ी देश के बड़े प्रोमिनेंट जस्टिसेस और प्रोमिनेंट लॉयर्स भी ऐसा मानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको कोर्ट को दोबारा से रिड्रेस करना चाहिए। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एकदम जनरल क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से मेरे हर व्यूवर के दिमाग में होगा, कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि अपोजिशन के लीडर्स कई बार प्राइम मिनिस्टर को बहुत कुछ बोल देते हैं, और जैसे प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। तो सीधा सा सवाल आपसे, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि मैं आज के डेट पे किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ? ये आप ज़रा इस पर हमें बताइए, इंसाइट दीजिए। शिवम जी, हमने सिर्फ लॉ को 19(1)(a) तक पढ़ लिया है, और उसका एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी 19(2) में डिफाइंड हैं। जो आपका जवाब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अगर ऐसी कोई चीज जो किसी को डिफेम कर दे, जैसे डिफेमेशन, मानहानि हो जिससे, वो भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने आपको वो अधिकार नहीं दिया। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हर राइट आता है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस राइट में हैं आर्टिकल 19 के, आप बता रहे हैं सब क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उनके बारे में हल्का फुल्का थोड़ा बता सके किस तरह? मैं जैसे मैंने एक आपको मैंने रिस्ट्रिक्शन बताई, डिफेमेशन, एक रिस्ट्रिक्शन का जिक्र मैं और करता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ऑर्डर। अगर आपकी ऐसी कोई बात जो पब्लिक ऑर्डर को हर्ट कर दे, मान लीजिए आपने एक ऐसी कोई बात कही जो
एक ऐसी कोई बात कह दी जिससे दंगे हो गए, जिससे पब्लिक ऑर्डर हर्ट हो गया, तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपने मिसयूज किया है, और ये आपका बेसिकली ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं कहता है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करके आप पब्लिक ऑर्डर को हर्ट कर दें या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट्स को हर्ट कर दें। मैं इसमें बहुत डीपर नहीं जाना चाहूंगा, ये फिर बहुत ज्यादा लीगल हो जाएगा, लेकिन कुछ आम बातें यही है कि डिफमेशन और पब्लिक ऑर्डर को आप हर्ट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि 19(1)A में रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो 19(1)A को रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही समझा और पढ़ा जाना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। कोई भी राइट हमेशा रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, और रिस्ट्रिक्शंस की अगर राइट्स इंपॉर्टेंट है तो रिस्ट्रिक्शंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्री में हमें रहना ही होगा। बिल्कुल। सो मच थैंक यू अतुल जी। मुझे लग रहा है कि ये सेशन बहुत ही इंसाइटफुल रहा होगा मेरे व्यूवर्स के लिए भी, और मुझे लग रहा है कि हमने लगभग हर तरह के चीज़ों को एड्रेस किया है, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, और इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा ही अपने व्यूवर्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं। मैं लेकिन आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब इस केस का फैसला आ जाएगा तो हम एक बार फिर से एक सेशन करेंगे, जिसमें कि हम और ज़्यादा इंसाइट्स और ज़्यादा चीज़ों के साथ अलग अलग फंडामेंटल राइट्स और अलग अलग बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए वेरी मच थैंक यू वेरी मच एडवोकेट अतुल तिवारी, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपको। थैंक you so much Shivam ji for this wonderful opportunity. Thanks to you and to your team also that you have given me this phenomenal opportunity. आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने विचार रख पाया, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हम सब जानते हैं वो देश का इतना मजबूत पिलर है जो डेमोक्रेसी को आगे ले जाने का काम कर रहा है, और आपका चैनल जो लोगों को समझा रहा है लीगल चीजों के बारे में और लीगल नॉलेज दे रहा है, जिससे वो थोड़ा सा कई बार चूक जाते हैं, तो बहुत ही सराहनीय काम है, और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।